हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज सी लैंग्वेज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेल रिकर्सन के बारे में। मैं स्टूडेंट इसरो टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर देख रहा था पिछले बार का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शन टेल रिकर्सिव फंक्शन है। तो मैंने सोचा कि रिकर्सन तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मे बी डीआरडीओ सिस्टम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये समझना है क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टेल रिकर्सिव फंक्शन है। तो टेल रिकर्सिव फंक्शन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि टेल रिकर्सिव कॉल्स आखिर क्या होते हैं। रिकर्सिव कॉल्स तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, टेल रिकर्सिव कॉल्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल से हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन लिखता हूँ जो कि क्या कर रहा है, n to 1 को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं वॉइड ले लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ डिस्प्ले। ये क्या कर रहा है, एक पैरामीटर है, इसका वैल्यू ले रहा है इंट टाइप का, और ये चेक कर रहा है कि क्या जो ए की वैल्यू है वो 0 है। अगर ऐसा है भाई तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो। ऑब्वियसली ये वॉइड फंक्शन है तो ये कुछ वैल्यू तो रिटर्न करेगा नहीं, सिंपली मैंने रिटर्न लगा दिया। अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट कर दो n के वैल्यू को। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ए है ना। ठीक है, ए के वैल्यू को प्रिंट कर दो और उसके बाद अगेन तुम रिकर्सिव कॉल को परफॉर्म करो। तो अगेन ये डिस्प्ले फंक्शन को ही कॉल करेगा और इस बार क्या करो, a-1 के साथ परफॉर्म करो। और यहाँ पे हमारा ये डिस्प्ले एंड हो गया। तो ये जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है ये कर क्या रहा है, जैसे ए की वैल्यू अगर मान लिया जाए हमने दे दी, रख दी 5। ठीक है, अगर हमने रख दिया a इक्वल्स 5 तो हो गया क्या, क्या होगा यहाँ पे आपको ये बताना है। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, जो कॉन्सेप्ट होता है लाइक स्टैक फ्रेम क्या होता है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, है ना। रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म में हमने आपको पढ़ा दिया था। तो आई होप आपने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर मैं एक छोटा सा स्टैक बना के आपको एग्जांपल देना चाहूँ, तो मान लिया जाए ये हमारा रन टाइम स्टैक है। और ऑब्वियसली मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ना, इसको मेन कॉल कर रहा है। तो सबसे पहले मेन तो रहेगा ही रहेगा, या मैं मेन को अभी फिलहाल हटा के चलता हूँ। मेन को गोली मार दीजिए अभी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले फंक्शन हमारा कॉल होगा, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्प्ले। ए की वैल्यू मान लिया जाए 5 ले लेते हैं, तो डिस्प्ले 5 हमारा कॉल हुआ, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में चला गया। उसके बाद ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। ए की वैल्यू अभी 0 नहीं है, प्रिंट कर देगा किसे, ए को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ मैं आउटपुट भी लिखता जाता हूँ। तो ये सबसे पहले 5 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले ऑफ a-1, यानी कि यहाँ पे ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये खुद को कॉल कर रहा है। तो जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन है। तो ऑब्वियसली डिस्प्ले फंक्शन एक रिकर्सिव फंक्शन है। यहाँ पे आपका रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है। यानी किस वैल्यू के साथ परफॉर्म हो रहा है, a-1। तो 5 है अभी, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले ऑफ 4 को परफॉर्म करेगा। इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड या बोल सकते हैं स्टैक फ्रेम आपका रन टाइम स्टैक में चला गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ जब इसने डिस्प्ले 4 को कॉल किया तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगेन आ गई, क्या, ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, ए की वैल्यू अभी 0 नहीं है, रिटर्न नहीं करेगा। ये क्या करेगा भाई, तो जस्ट 4 को प्रिंट कर देगा और डिस्प्ले ऑफ 3 को कॉल करेगा। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ 3 को कॉल करेगा। अगेन यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ये देखेगा कि 3 0 नहीं है, अगेन ये 3 को प्रिंट कर देगा। डिस्प्ले ऑफ 3-1 दैट इज डिस्प्ले ऑफ 2 को कॉल करेगा। अभी आपको ये नहीं समझना है कि ये सर ये तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, उसके बाद आप समझ जाइएगा। ठीक है, इसने डिस्प्ले ऑफ 2 को कॉल किया, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड गया रन टाइम स्टैक में। यहाँ पे ये देखेगा ए की वैल्यू अब की हो गई 2, 2 नॉट इक्वल्स 0, यानी कि ये क्या करेगा, 2 को भी प्रिंट कर देगा और डिस्प्ले ऑफ a-1 दैट इज डिस्प्ले ऑफ 1 को कॉल करेगा। तो डिस्प्ले ऑफ 1, जैसे ही कोई फंक्शन कॉल परफॉर्म होता है तो हमें पता है कि फंक्शन कॉल परफॉर्म होता है तो क्या होता है। मैं यहाँ पे वो सब आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये क्या है स्टैक, भाई ये क्या मैं कर रहा हूँ। मैं बता चुका हूँ, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है।
या स्टैक फ्रेम बोल सकते हैं। स्टैक फ्रेम का ही इम्प्लीमेंटेशन है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या होता है, तो वो जो फंक्शन कॉल है हमारा, उसके जो भी पैरामीटर्स है, उसके लोकल वेरिएबल्स और जो भी रिटर्न एड्रेस है, यानी जो भी आपका कॉलर फंक्शन है उसका रिटर्न एड्रेस होता है, और ये जाकर के पुश होता है किसमें, रन टाइम स्टैक में। ये सब क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बना हुआ है, आप प्रीवियस वाले वीडियो पे जाके देखिए। तो डिस्प्ले ऑफ टू को कॉल किया, ए की वैल्यू, अच्छा टू को इसने प्रिंट कर दिया। इस बार ये टू माइनस वन यानी डिस्प्ले ऑफ वन को कॉल करेगा, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ वन को इसने कॉल किया, वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए इक्वल्स वन हो गया इस बार। अगेन ये क्या करेगा, वन को प्रिंट कर देगा और डिस्प्ले ऑफ ए माइनस वन को कॉल करेगा, यानी इस बार ये कॉल करेगा डिस्प्ले ऑफ जीरो को, ठीक है। इस बार ये कॉल करेगा डिस्प्ले ऑफ जीरो को। जब ये डिस्प्ले ऑफ जीरो को कॉल करेगा तो ए की वैल्यू हुई जीरो, यहाँ पे ए डबल इक्वल जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये रिटर्न करेगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे ही रिटर्न कीवर्ड अकर होता है, हम लोग पढ़ चुके रिटर्न के बारे में सेपरेट वीडियो में, इमीडिएटली एग्जिट फ्रॉम दैट फंक्शन। जो भी फंक्शन में हमारा रिटर्न अकर होता है उस फंक्शन से इमीडिएटली एग्जिट हो जाता है, यानी कंट्रोल हमारा रिटर्न हो जाता है। किसके पास रिटर्न हो जाता है, कॉलर फंक्शन के पास। तो यहाँ पे जो रिटर्न आपका अकर हुआ है ये डिस्प्ले जीरो में अकर हुआ है। तो डिस्प्ले जीरो में जब अकर हुआ है तो डिस्प्ले जीरो का कॉलर फंक्शन कौन है, डिस्प्ले वन। तो ये आपका यहाँ पे चला आएगा, आ गया यहाँ पे। नाउ डिस्प्ले वन में अगर आप ध्यान दें तो हम लोग यहाँ तक एग्जीक्यूट करा चुके थे, तो ये सिंपली इसके बाद कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो ये चला जाएगा यहाँ पे। हमें पता है कि हमारा फंक्शन से आउट कब आता है कंट्रोल, या तो कोई रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए या एंड ऑफ करली ब्रेसेस हो जाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंड ऑफ करली ब्रेसेस हो गया तो ये वापस चलाएगा। डिस्प्ले ऑफ टू में भी हमने यहाँ तक एग्जीक्यूट करा लिया था, कोई स्टेटमेंट बाकी नहीं रह गया था, तो करली ब्रेसेस आ गया तो ये वापस अपने कॉलर फंक्शन के पास चला जाएगा। टू में भी सेम, अच्छा टू मैंने दो दो बार कर लिया है क्या, 5 4 3 2, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग समझ जाइए, ठीक है। चलिए, तो ये डिस्प्ले ऑफ टू के पास, और टू को किसने कॉल किया था भाई, डिस्प्ले ऑफ थ्री ने कॉल किया था। थ्री को किसने कॉल किया था, डिस्प्ले ऑफ फोर ने कॉल किया था। फोर को किसने कॉल किया था, डिस्प्ले ऑफ फाइव ने कॉल किया था। और डिस्प्ले ऑफ फाइव में भी हमने यहाँ तक एग्जीक्यूट करा लिया था, तो इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट हमारा लेफ्ट नहीं बचता है, एंड ऑफ करली ब्रेसेस है। तो इसको भी जो भी कॉलर फंक्शन ने कॉल किया होगा, लाइक मेन ने या किसी और फंक्शन ने कॉल किया होगा, ये इसके पास रिटर्न हो जाए। यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ इस एग्जाम्पल के माध्यम से, ये तो आप लोग पिछले वीडियो में ही समझ गए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो वाइंडिंग फेज अनवाइंडिंग फेज मैंने बताया था ना। वाइंडिंग फेज ये हो गया आपका वाइंडिंग फेज, यानी कि डिस्प्ले 5 जो है डिस्प्ले 4 को कॉल किया, डिस्प्ले 4 जो है डिस्प्ले 3 को कॉल किया, डिस्प्ले 3 डिस्प्ले 2 को कॉल किया, ये वाइंडिंग हो रहा है। अनवाइंडिंग कब होता है, जब हमारा रिकर्सन स्टॉप हो जाता है और फाइनली फंक्शन जो है वो रिटर्न करना स्टार्ट करता है, तो ये जो है आपका अनवाइंडिंग फेज है, ठीक है। अनवाइंडिंग फेज, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। कहने का क्या मतलब है सर, कहने का ये मतलब है कि अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5 4 3 2 1 ये तो हमारा प्रिंट हो ही गया। डिस्प्ले जीरो जैसे ही कॉल हुआ वैसे ही ए की वैल्यू जीरो हो गई और रिटर्न हो गया। रिटर्न होके जब ये डिस्प्ले वन पे आया तो इसने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा चुका था। अगेन ये डिस्प्ले टू पे चला गया, यानी कॉलर फंक्शन पे चला गया। इसमें भी हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा लिया था, तो कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हुआ, और ये भी अपने कॉलर फंक्शन डिस्प्ले थ्री के पास चला गया। डिस्प्ले थ्री का भी हमने पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट करा लिया था, तो ये अगेन अपने कॉलर फंक्शन के पास डिस्प्ले फोर के पास चला गया, डिस्प्ले फोर डिस्प्ले फाइव के पास चला गया, और फाइनली जो हमारा फंक्शन कॉल हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया हमारा फंक्शन। यानी कि अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कॉल को हम लोग बोलते हैं टेल रिकर्सिव कॉल्स। इस कॉल को टेल रिकर्सिव कॉल्स बोलेंगे जहां पे अनवाइंडिंग फेज में कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो रहा है, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब यहाँ पे आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है करके, एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली शॉर्टकट तरीका होता है, और शॉर्टकट क्या ये देखकर ही आप लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन फंडा क्या है, मेन फंडा ये है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट में
कि जो आपका वॉइड फंक्शंस है, ठीक है, वॉइड फंक्शंस में जो रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहे हैं, रिकर्सिव, RURECURSIVE, जो रिकर्सिव कॉल्स परफॉर्म हो रहे हैं, ये रिकर्सिव कॉल अगर लास्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड inside function, देन तब क्या होगा, जो रिकर्सिव कॉल होगा आपका, रिकर्सिव कॉल इज टेल रिकर्सिव कॉल, ठीक है, टेल रिकर्सिव कॉल। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट, तो कहाँ पे हमारा रिकर्सन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे, है ना, ये। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारा लास्ट स्टेटमेंट। तो हम लोग पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, जब जो हमारा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है वो अगर लास्ट स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये जो रिकर्सिव कॉल है ये क्या है, ये टेल रिकर्सिव कॉल है, ठीक है, क्या है ये, टेल रिकर्सिव कॉल है। क्यों टेल रिकर्सिव कॉल है, तो मैंने आपको इतना, ये तो मैं शुरुआत में ही बता सकता था, मैंने इतना झंझट इसीलिए किया ताकि आपको टेल रिकर्सिव कॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आए कि टेल रिकर्सिव कॉल किसको कहते हैं। तो टेल रिकर्सिव कॉल इसको कहते हैं जो कि अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा हो, जो भी टास्क परफॉर्म होना हो वो पहले ही हो गया हो, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे मे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अनवाइंडिंग फेज में कौन सा टास्क हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, क्या स्पेस बच रहा है, हाँ थोड़ा स्पेस तो है ही, हम लोग लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं लिखने का। तो इस अनवाइंडिंग फेज को मैं रिमूव कर दूं, ये आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये अनवाइंडिंग फेज है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूँ, एक दूसरा एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये क्या कर रहा था, n टू 1 को प्रिंट कर रहा था, मैं 1 टू n को प्रिंट करने का एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो सिंपली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे वाइड डिस्प्ले 2 ले लेते हैं, डिस्प्ले 2 ये भी एक वैल्यू को ले रहा है इंट a, ठीक है। ये भी सेम कर रहा है कि अगर a की वैल्यू 0 हो भाई तो क्या करो, सिंपली रिटर्न कर दो, कोई भी टास्क हमें परफॉर्म नहीं करना है। अगर ऐसा ना हो तब क्या करो, तुम पहले प्रिंट मत करो, पहले तुम क्या करो, रिकर्सिव कॉल को परफॉर्म कर दो, डिस्प्ले ऑफ a-1 कर दो, और जब रिटर्न हो करके आना तुम, उसके बाद क्या करना, तुम इनको प्रिंट करना, यानी कि a को प्रिंट करना, a को प्रिंट करना। अब ये एंड हो गया। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये आपका रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है, तो ये जो रिकर्सिव कॉल है ये टेल रिकर्सिव है या नहीं। तो अभी आपको सिंपली देखना है, मैंने आपको क्या बताया कि वॉइड फंक्शन में जो रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है, अगर ये रिकर्सिव कॉल लास्ट स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होना है, तब ये टेल रिकर्सिव होगा। तो यहाँ तो देखकर ही पता चल रहा है ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं है भाई। जब हमारा रिटर्न होकर के आएगा कंट्रोल, तो इस स्टेटमेंट को उसे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा प्रिंटफ को, यानी कि ये टेल रिकर्सिव नहीं है। अब हम इसको देख लेते हैं एग्जीक्यूट करा के भी, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। ए की वैल्यू हम लोग बहुत स्मॉल लेंगे, मान लेते हैं ए की वैल्यू 3 है, ठीक है, ए की वैल्यू 3 है, ये दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हम 3 माने और यहाँ पे एक छोटा सा स्टैक बना लेते हैं इस टाइप से, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो एक छोटा सा स्टैक बना लेते हैं हम लोग, रन टाइम स्टैक, और सबसे पहले क्या होगा, डिस्प्ले 2 ऑफ 3 कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं D2 ऑफ 3 लिख लेता हूँ, D2 ऑफ 3 कॉल हो गया। यहाँ पे देखिएगा ए की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो ये क्या करेगा अगेन, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले 2 लिखना चाहिए था ना, अगेन ये क्या करेगा, अगेन ये D2 ऑफ a-1 डेट इज D2 ऑफ 2 को कॉल कर लेगा। अभी ये प्रिंट नहीं कर रहा है, अभी हमारा कंट्रोल कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, कंट्रोल यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है हमारा, ठीक है। नाउ अब ध्यान दीजिए, D2 ऑफ 2 को कॉल किया, यहाँ पे अगेन देखिएगा a की वैल्यू 0 नहीं है तो रिटर्न नहीं करेगा। ये D2 ऑफ a-1 डेट इज D2 ऑफ 1 को कॉल करेगा। D2 ऑफ 1 भी आएगा, देखेगा a की वैल्यू 0 नहीं है तो ये क्या करेगा, D2 ऑफ a-1 डेट इज D2 ऑफ 0 को कॉल करेगा, ठीक है। अब D2 ऑफ 0 जब आएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 0, ये देखेगा अच्छा a जो है 0 के बराबर हो गया, तब ये रिटर्न करना स्टार्ट करेगा।
अब हमारा अनवाइंडिंग फेज होगा। तो ये आया हमारा D2 ऑफ 1 पे, यानी कंट्रोल हमारा आ गया यहाँ पे वापस। तो इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये हमारा एग्जीक्यूट होगा ना, तो प्रिंटफ परसेंट डी ऑफ ए। अभी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा भाई, आउटपुट हमारा आएगा 1। ये आपको दिख रहा है ना, हाँ ढक नहीं रहा है, सही है। तो आउटपुट आएगा 1। अब इसके बाद हमारा एंड ऑफ करली ब्रेसेस हो गया, यानी कि रिटर्न होगा। तो D2 ऑफ 1 का कॉलर कौन है, D2 ऑफ 2, तो यहाँ पे ये चला आएगा। और रिटर्न होगा कहाँ पे, ये यहाँ पे आया, यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट अगेन ये एग्जीक्यूट कराएगा। तो ए की वैल्यू अभी 2 है, तो 2 प्रिंट हो जाएगी। अगेन एंड ऑफ करली ब्रेसेस आ गया, तो ये अपने कॉलर फंक्शन के पास जाएगा। D2 ऑफ 2 का कॉलर कौन है, D2 ऑफ 3। D2 ऑफ 3 जो है यहाँ से कॉल, यानी कि D2 ऑफ 3 यहाँ से जो है रिटर्न लेफ्ट हो गया था, तो वापस से यहाँ पे आएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए के वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। ए की वैल्यू अभी है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। एंड ऑफ करली ब्रेसेस आ गया, यानी कि ये भी अपने कॉलर फंक्शन के पास चला जाएगा। जो भी इसका कॉलर फंक्शन होगा उसके पास ये चला जाएगा। हमारा ये वाला फंक्शन फाइनली टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल है, ये टेल रिकर्सिव कॉल नहीं है। अगर स्पेस हो तो मैं लिख दूं, हाँ स्पेस है। ये जो है नोट टेल रिकर्सिव, ये टेल रिकर्सिव कॉल नहीं है। क्यों ये टेल रिकर्सिव कॉल नहीं है, क्योंकि अनवाइंडिंग फेज में ये क्या है, इसको बोलते हैं अन। ये थोड़ा सा ढप जा रहा है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ पा रहे हो। और जो जब नोट्स मिलेगा तो ये तो खैर आपको, देखिए मैं बोलते बोलते अनवाइंडिंग नोट्स यहाँ पे मैं क्या, हाँ। तो ये क्या है स्टूडेंट, आपका ये अनवाइंडिंग फेज है, अनवाइंडिंग फेज। तो यहाँ पे अनवाइंडिंग फेज में जब हमारा वैल्यू रिटर्न होकर के आ रहा है, कंट्रोल रिटर्न होकर आ रहा है, उसके बाद भी हमें टास्क को परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा टेल रिकर्सिव नहीं है। तो सिंपली हम कैसे देखकर बता सकते हैं कि कोई कॉल टेल रिकर्सिव है या नहीं, अगर फंक्शन वाइड हो और जो हमारा रिकर्सन परफॉर्म हो रहा है, रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है, वो लास्ट स्टेटमेंट हो उस फंक्शन में जो कि एग्जीक्यूट होने वाला हो, तब हम बोलेंगे कि ये टेल रिकर्सिव है। तो ये जो हमारा था, ये हमारा टेल रिकर्सिव था। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल में मान लिया जाए आपको मीन्स एग्जाम में अगर नॉन वॉइड फंक्शन दे दिया जाए, यानी कि यहाँ पे इंट हो, लॉन्ग हो, फ्लोट हो, तब कैसे चेक करेंगे, वहां पे थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए देख लेते हैं, कुछ अलग नहीं है, आपको टेल रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट याद रखना है। टेल रिकर्सिव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होना। बस अगर ऐसा हो रहा है, मतलब कि हमारा जो रिकर्सिव कॉल है वो टेल रिकर्सिव कॉल है। तो चलिए हम लोग नॉन वाइड फंक्शन के लिए भी देख लेते हैं। नॉन वाइड फंक्शन, तो ये आपको वाइड वाला ही होप अभी तक तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब नॉन वाइड फंक्शन को देख लेते हैं कि इसमें टेल रिकर्सिव कॉल हमारा कब होगा। सेम हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले, जैसे मान लिया जाए जीसीडी निकालने का एग्जांपल ले। जीसीडी आप सभी को पता है ना, अब ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। एचसीएफ के बारे में सुना है ना आपने, इंट ए इंट बी, दो पैरामीटर है, दो वैल्यू ये ले रहा है कॉलर फंक्शन से, और ये क्या करेगा, चेक करेगा कि अगर जो हमारा ए है वो जीरो हो जाए, सॉरी ये चेक करेगा कि अगर जो हमारा बी है ये जीरो हो जाए, तब क्या करो, ए को रिटर्न कर दो, रिटर्न ए। ठीक है, और अगर बी जीरो नहीं है तब क्या रिटर्न करो, रिटर्न। अगेन ये जीसीडी को ही कॉल करेगा, और इस बार ये क्या करेगा, बी कॉमा ए मॉड। एचसीएफ के बारे में आपको पता है ना, हम लोग तब तक डिवाइड करते जाते हैं तब तक कि हमारा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, पता है ना। और जो लास्ट में हमारा बचता है उसे हम बोलते हैं कि ये एचसीएफ है, या हम बोलते हैं कि ये हमारा जीसीडी है। तो देखिए, नॉन वाइड फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो जीसीडी फंक्शन है ये खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है। नॉन वॉइड फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारा रिकर्सिव कॉल है
अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट में अकर हो रहा है और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये किसी एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी जो वैल्यू हमारा रिटर्न हो क्या रहा है ये किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं हो रहा है, किसी एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। नहीं समझ में आ रही है? देखिए मैं समझाता हूँ। तो इसके लिए अ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए सबसे अच्छा। दोनों को कंपेयर करके समझेंगे तुरंत समझ क्या। देखिए, फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम तो आप सभी ने बनाया होगा रिकर्सन के माध्यम से भी, जस्ट मैं उसी को लिखने जा रहा हूँ। इंट या लॉन्ग आप ले सकते हैं, एक वैल्यू हमें लेना है यूजर से, डेट इज एन। अगर मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो मुझे पता है कि उनके n-1 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। लेकिन अगर जीरो आ जाए तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर n जो है ये जीरो हो जाता है तो हमें पता है जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दो 1 को। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या करो, तब तुम रिटर्न करो, ये आपको शो हो रहा है या मैं ऊपर कर लूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तब तुम रिटर्न कर दो क्या, n मल्टीप्लाइड बाय, और इसका नाम मैंने क्या रखा था, फैक्ट रखा था ना, लॉन्ग फैक्ट ऑफ। तब क्या तुम करो, n इंटू अगेन फैक्ट को कॉल करो n-1 के साथ। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने दो दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, रिकर्सिव कॉल हमारा परफॉर्म हो रहा है और दोनों नॉन वाइड है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये बताइए इनमें से कौन सा टेल रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे नॉन वाइड फंक्शन, तो नॉन वाइड फंक्शन में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नॉन वाइड फंक्शंस में जो आपका रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल, अगर ये रिकर्सिव कॉल रिटर्न स्टेटमेंट में अकर होता है, रिटर्न स्टेटमेंट में, और जो रिकर्सिव कॉल है, कॉल रिकर्सिव कॉल इज नोट पार्ट ऑफ, इज नोट अ पार्ट ऑफ एनी एक्सप्रेशन, अगर ऐसा है तब हम बोलेंगे कि ये जो कॉल है रिकर्सिव कॉल ये आपका टिल रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। क्या क्या मैंने बोला कि नॉन वाइड फंक्शन में जो हमारा रिकर्सिव कॉल है वो रिटर्न स्टेटमेंट में अकर हो रहा है और हमारा रिकर्सिव कॉल किसी भी एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करके मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये जीसीडी फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है और दो वैल्यू के साथ में ये क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉल हो रहा है, जो हमारा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है, ये किसी एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो हमारा फैक्टोरियल ऑफ n-1 कॉल हो रहा है, ये जो फंक्शन कॉल है, ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल है, रिकर्सिव कॉल है, ये इस एक्सप्रेशन का पार्ट है। ये है पूरा का पूरा एक्सप्रेशन और ये रिकर्सिव कॉल इस एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो जब इस एक्सप्रेशन का एक पार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रिटर्न आएगा वैल्यू के साथ तो यहाँ पे इसके साथ में एक्सप्रेशन के साथ में जो भी वैल्यू है मल्टीप्लाई होगा, इवेल्युएट होगा। तो यहाँ पे तो वो वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा है ना टेल रिकर्सिव वाला, हमने क्या पढ़ा था टेल रिकर्सिव में कि अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ जीसीडी में देखें तो एक बार जैसे कॉल हो गया जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी, उसके बाद इससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद फिर जो दूसरा कॉल होगा तो उसको प्रीवियस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे मतलब है। कैसे मतलब है, चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसको मैं थोड़ा आप नीचे कर लेता हूँ, अगर हो जाए तो काफी अच्छा हो जाए। चलिए ये हो गया है। हाँ अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं स्टैक बनाऊंगा और एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा। तो एक स्टैक मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट कर रहे हैं, ए और बी का वैल्यू लेना है तो कुछ इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं। ए और बी का क्या ले लिया जाए,
ए का वैल्यू 4 ले लेते हैं और बी का वैल्यू क्या ले लें? बी का वैल्यू मान लिया जाए क्या ले लिया जाए जो कि जीसीडी कम से कम 2-3 स्टेप में जाए। तो यहाँ पे 16 ले लेते हैं, नहीं 4 चौक 16 नहीं लेना है। यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग 8 और 12 ले लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू ले लेते हैं 8, बी की वैल्यू ले लेते हैं 12। अब सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कॉल होगा जीसीडी ऑफ 8, 12, ठीक है। 8, 12 कॉल हो गया। बी की वैल्यू क्या 0 है? नहीं, बी की वैल्यू 0 नहीं है। तब क्या रिटर्न हो जाएगा, जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी। बी में क्या है भाई 12 है, और अगर हम ए मॉड बी की बात करें, ए मॉड बी क्या हो जाएगा, अगर हम 12 मॉड 8 करते हैं तो 8 एकम 8 बच गया 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ 12 बी में चला गया 12 और ए मॉड बी के आ गया 4, ये चला जाएगा। अगेन ये देखेगा कि बी की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या करेगा, अगेन रिटर्न करेगा जीसीडी ऑफ बी कॉमा ए मॉड बी। तो इस समय आप देख सकते हैं बी में क्या है 4 है, तो ये जाएगा जीसीडी ऑफ 4 कॉमा, अगर आप 12 मॉड 4 करते हैं तो क्या होगा 12 मॉड 4, 4 तिहाई 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब जब जीसीडी ऑफ 4 कॉमा 0 कॉल होगा तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 0, ये देखेगा बी का वैल्यू 0 हो गया। तो जैसे ही बी का वैल्यू 0 हो गया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ए को रिटर्न करेगा। ए क्या है हमारा 4 है, ए क्या है 4, तो ये अपने कॉलर को रिटर्न करेगा 4। जब जीसीडी ऑफ 12,4 के पास ये वैल्यू आ गया 4, तो ये देखेगा कि इसके बाद तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो एंड ऑफ करली ब्रेसेस आ गया। तो ये सेम वैल्यू के साथ रिटर्न हो जाएगा अपने कॉलर फंक्शन के पास, दैट इज 4। जीसीडी ऑफ 8,12 यहाँ पे आएगा और देखेगा कि ये तो लास्ट स्टेटमेंट था भाई, यानी अब कोई भी काम हमें नहीं कराना है। लास्ट स्टेटमेंट क्या, जब रिटर्न हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बाद तो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना ही नहीं है, ये मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे कॉलर फंक्शन आएगा तो देखेगा कि ये जो हमारा वैल्यू आ रहा है, यानी जो हमारा कॉल था, ये तो किसी एक्सप्रेशन का पार्ट है ही नहीं। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, अब जो वैल्यू आ गया वो फाइनल वैल्यू है। तो ये भी क्या करेगा, जीसीडी ऑफ 8,12 जो भी फंक्शन ने इसको कॉल किया होगा, मेन ने कॉल किया होगा, किसी अदर फंक्शन ने कॉल किया होगा, उसके पास ये 4 वैल्यू के साथ रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। एक बार जो वैल्यू हमारा आ गया, जो लास्ट रिकर्सिव कॉल का वैल्यू आया, वही हमारा फाइनल वैल्यू बन गया। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो लास्ट रिकर्सिव कॉल का वैल्यू आ गया, यही हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन बन गया। और ये आप देख भी सकते हैं, है ना। जीसीडी ऑफ 4,0 का जो वैल्यू आया वो आपका जीसीडी ऑफ 8,12 का वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा कंपाइलर होता है, मॉडर्न कंपाइलर की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या करता है, टेल रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन करता है। टेल रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन करने का क्या, अच्छा मैंने ये वाला नहीं बताया ना, अच्छा ये वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसको भी मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। देखिए कहाँ पे ले लूँ मैं, इसका स्टैक मैं इधर ही बनाऊंगा क्योंकि नीचे मुझे और भी काम करने हैं। तो आई होप ये आपको अब दिख रहा होगा। हाँ यहाँ तक तो दिख रहा है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको फैक्ट ऑफ n-1 दिख रहा है ना। तो ये मैं एक स्टैक बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और n की वैल्यू 3 ले लेते हैं। n की वैल्यू क्या है 3 है। तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, फैक्ट ऑफ 3, ठीक है। फैक्ट ऑफ 3 क्या हुआ, कॉल हो गया। ये देखा n की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो ये रिकर्सिव कॉल यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। ये एक्सप्रेशन अभी पूरा का पूरा इवेल्युएट नहीं हुआ है, तो फैक्टोरियल ऑफ n-1 का जो वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लाई होगा n के साथ। आ रही है बात समझ में। तो चलिए फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल होगा। अगेन ये देखिएगा n की वैल्यू 0 नहीं है, तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 2 - 1 फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल होगा।
अगेन ये देखेगा n की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, दैट इज यहाँ पे क्या कॉल हो जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ जी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, n की वैल्यू हो गई 0, इसने देखा कि n की वैल्यू 0 है तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अभी ध्यान देना है, ये क्या करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 1 रिटर्न करेगा। अब ये जो 1 इसने रिटर्न किया, ये रिटर्न करके कहाँ पे आएगा, ये रिटर्न करके 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और अभी इस 1 का यूज होना है इस एक्सप्रेशन में। तो वही मैंने बताया था कि अगर नॉन वॉइड फंक्शन में जो रिकर्सिव कॉल है वो रिटर्न स्टेटमेंट में है, लेकिन जो हमारा रिकर्सिव कॉल है वो अगर किसी एक्सप्रेशन का पार्ट है तो ये टेल रिकर्सिव नहीं होगा। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 0 ने 1 रिटर्न किया, लेकिन ये इसके साथ n के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1 इंटू वन दैट इज 1। तो ये भी क्या करेगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 को ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जब फैक्टोरियल ऑफ 2 के पास यहाँ पे 1 आया, उस समय यहाँ पे n की वैल्यू थी 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, इसको इवेल्युएट करेगा 2 इंटू वन को, और ये फैक्टोरियल ऑफ 3 को क्या रिटर्न करेगा, 2। जब फैक्टोरियल ऑफ 3 के पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो ये क्या करेगा कि इसका जो वैल्यू आया 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेगा 6, और इसकी वैल्यू आ गई फैक्टोरियल ऑफ 3 के 6। ये अपने कॉलर को, यानी मान लिया जाए मेन ने कॉल किया होगा या मान लिया जाए किसी और फंक्शन ने कॉल किया होगा, तो ये क्या करेगा, 6 रिटर्न करेगा। एक बात गौर किया आप यहाँ पे कि यहाँ पे अनवाइंडिंग फेज में कोई काम नहीं हो रहा था। क्यों काम नहीं हो रहा था, क्योंकि ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल था ये किसी एक्सप्रेशन का पार्ट था ही नहीं। जो एक बार हमारा वैल्यू आ गया ये फाइनल वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें फैक्टोरियल वाले एग्जाम्पल में, तो जो हमारा रिकर्सिव कॉल है, ये हमारा रिकर्सिव कॉल है, ये इस एक्सप्रेशन का पार्ट है। यानी कि जब हमारा रिकर्सिव कॉल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, वो वैल्यू का यूज हो रहा है एक्सप्रेशन में, तो ये टेल रिकर्सिव नहीं हो। आगे बात समझ में कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो आई होप समझ गए आप लोग। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए टेल रिकर्सिव में अब। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रहा था टेल रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें कि जो भी हमारा टेल रिकर्सिव कॉल होता है, इसमें अनवाइंडिंग फेज में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होता है। तो जो मॉडर्न कंपाइलर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ना, ये जो फंक्शन कॉल के एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, इनको सीक्वेंशियली मेंटेन नहीं करते हैं। ये क्या कर देते हैं, ओवरराइट कर देते हैं। नए एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश नहीं करते, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश करने की बजाय जो प्रीवियस एक्टिवेशन रिकॉर्ड है उसको ओवरराइट कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसको टेल रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन करूं, ऑप्टिमाइजेशन, तब क्या होगा ये, तब होगा ये, ध्यान देना है, तब होगा ये शो हो रहा है, हाँ दिख रहा है। देखिए होगा क्या, सबसे पहले आप देख रहे हैं जीसीडी ऑफ 8,12 कॉल हुआ था, जीसीडी ऑफ 8,12 कॉल हुआ। ठीक है, ये जो जीसीडी ऑफ 8,12 है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मॉडर्न कंपाइलर जो होगा वो पता कर लेगा कि अच्छा ये क्या हो रहा है, टिल रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है। तो जब टिल रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है तो ये क्या करेगा, हमारा टिल रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन करेगा। जीसीडी ऑफ 8, जो 12 है, जब दूसरा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है जीसीडी ऑफ 12,4, तो ये इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड को पुश नहीं करेगा। ये क्या करेगा, जो प्रीवियस वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड है इसको ओवरराइट कर देगा। यहाँ पे अब कर देगा जीसीडी ऑफ 12,4। फिर दूसरा जब रिकर्सिव कॉल अगेन परफॉर्म हो रहा है जीसीडी ऑफ 4,0, तो ये क्या करेगा, न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश नहीं करेगा, इसी को ओवरराइट कर देगा जीसीडी ऑफ 4,0। बस ध्यान ये रखेगा कि जो हमारा रिटर्न एड्रेस है वो रिटर्न एड्रेस हमारा ये जो मेन कॉलर फंक्शन का था उसका होगा। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि सर ऐसा कर रहा है तो दिक्कत नहीं हो सकता है, कैसे दिक्कत होगा, हम देख रहे हैं कि अनवाइंडिंग फेज में कोई काम हो ही नहीं रहा है। जो हमारा लास्ट रिकर्सिव कॉल का वैल्यू है वो पूरे फंक्शन का वैल्यू आ जा रहा है। तो जीसीडी ऑफ 4,0 का वैल्यू आ गया 4, इसका वैल्यू आ गया 4, तो ये 4 क्या करेगा, सिंपली रिटर्न कर देगा। और यही हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेल रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन में क्या हो रहा है, हमारा स्पेस कम लग रहा है ना। यहाँ पे आप देख रहे थे काफी ज्यादा स्पेस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो
रिकर्सन हो वो कितना भी डीप हो, जो स्पेस लगेगा वो हमारा कांस्टेंट लगेगा, ये हम कह सकते हैं, स्पेस हमारा कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे कितना भी डीप आप चाहे 5 6 7 8 कर लीजिए रिकर्सन, लेकिन यहाँ पे चूंकि ओवरराइट हो रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रिकर्सन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि रिकर्सिव फंक्शन को टिल रिकर्सिव यानी कि टिल रिकर्सिव बनाने का। ठीक है, इससे क्या होता है, जो मॉडर्न कंपाइलर्स होते हैं वो टिल रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन कर देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे आई होप आप लोग टेल रिकर्सिव कॉल को तो समझ गए कि टेल रिकर्सिव कॉल होता क्या है। हमने आपको बताया था कि टेल रिकर्सिव फंक्शन के बारे में समझना है, तो अब घबराना नहीं है बहुत ज्यादा, इतना और नहीं समझाना है। फाइनली मैं बताता हूं कि टेल रिकर्सिव फंक्शन क्या होते हैं। तो टेल रिकर्सिव फंक्शन हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर जितने भी रिकर्सिव कॉल हो सारे टेल रिकर्सिव हो। ऑल द रिकर्सिव कॉल्स इनसाइड फंक्शन इज टेल रिकर्सिव। यानी कि अगर किसी फंक्शन में जितने भी रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे रिकर्सिव कॉल अगर टेल रिकर्सिव हो तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो फंक्शन हमारा टेल रिकर्सिव फंक्शन है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं, इतना ज्यादा झंझट करने की जरूरत है नहीं। अगर वो नॉन वॉइड फंक्शन होगा तो सिंपली देखेंगे कि भाई जितने भी रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या रिटर्न में है ना, यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट में है ना, और किसी एक्सप्रेशन का पार्ट तो नहीं है ना, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन का पार्ट है तो बोल देंगे कि नहीं भाई ये नहीं है। अगर वॉइड है तो वॉइड में सिंपली देखना है कि ये लास्ट स्टेटमेंट रहना चाहिए जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर लास्ट स्टेटमेंट है तो हाँ भाई टेल रिकर्सिव है, और अगर सारे रिकर्सिव कॉल टेल रिकर्सिव है तो फंक्शन हमारा टेल रिकर्सिव है। जैसे इसमें एक ही रिकर्सिव कॉल है ये, और ये रिकर्सिव कॉल टेल रिकर्सिव है, यानी कि डिस्प्ले हमारा टेल रिकर्सिव फंक्शन है। डिस्प्ले 2 पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल है ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद एक और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि ये टेल रिकर्सिव नहीं है, फंक्शन भी हमारा टेल रिकर्सिव नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे स्टूडेंट कि टेल रिकर्सिव फंक्शन होता क्या है। टेल रिकर्सिव फंक्शन को हम लोग लूप के माध्यम से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी रिटन इजली यूजिंग लूप्स या यूजिंग लूप। देखिए मेरी ग्रामर थोड़ी कमजोर है तो आप लोग देख लीजिएगा, मीन्स आप लोग समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत ही इजी तरीके से जो टेल रिकर्सिव फंक्शन है लूप के माध्यम से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि लूप में क्या होता है। लूप में ये होता है कि अगर हमारा करंट इटरेशन ये खत्म हो गया, नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया, तो अब करंट इटरेशन का कोई भी काम नहीं होगा। जैसे लूप में हमें पता है कि इटरेशंस होते हैं। मान लिया जाए फर्स्ट इटरेशन चल रहा है, फर्स्ट इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन के बाद ये चला गया सेकेंड इटरेशन पे, सेकेंड इटरेशन के बाद ये चला गया थर्ड इटरेशन पे। तो आप ये बताइए कि थर्ड इटरेशन के बाद या तो ये नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ये सेकेंड इटरेशन पे वापस नहीं जा सकता है। ये सेकेंड इटरेशन फर्स्ट इटरेशन पे वापस नहीं जा सकता है। यानी एक बार हमारा एक इटरेशन कंप्लीट हो गया तो बस कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसमें कोई टास्क रिमेनिंग नहीं रह जाता है। वैसा ही हमने टेल रिकर्सिव फंक्शन में देखा कि जब हमारा रिकर्सिव कॉल परफॉर्म हो रहा है तो जो हमें अनवाइंडिंग फेज में कोई भी काम नहीं करना है, रिकर्सिव कॉल हमारा लास्ट काम है जो कि हम कर रहे हैं। हमारा लास्ट काम क्या है, रिकर्सिव कॉल परफॉर्म करना इन टेल रिकर्सिव फंक्शन में। तो लूप के माध्यम से आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। और काफी सारे कंपाइलर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि टेल रिकर्सिव फंक्शन जो होते हैं उसको लूप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों भाई, तो ऑप्टिमाइजेशन के, है ना, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। तो ये था स्टूडेंट आपका टेल रिकर्सिव फंक्शन, यहाँ पे आपका एंड हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं स्टूडेंट तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे डीआरडीओ सेप्टम टीयर 2 के लिए कंप्लीट बैच चलाया जा रहा है फॉर सीएसआईटी। सी लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर आपका स्टार्ट हो चुका है। देखिए काफी सारे स्टूडेंट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कर रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर का लाइव कोर्स स्टार्ट हो चुका है। सिद्धांत सर ले रहे हैं आपका, मैंने यहाँ पे लॉन्चिंग कल ही कर दिया है, कल यानी कि 8 दिसंबर 2022 को। ये वीडियो मैं 9 दिसंबर 2022 को बना रहा हूँ।
एक क्लास आपका हो भी चुका है, दूसरा क्लास यहाँ पे शेड्यूल है, प्रतिदिन 10 बजे होता है। यहाँ अगर आप क्लिक करें तो अभी आपको ये दिख जाएगा कि कब स्टार्ट होगा ये। हाँ, ये देखिए, है ना? 9 दिसंबर को 22 यानी कि 10 बजे ये स्टार्ट होगा। ठीक है? तो ये आपको डेली का डेली 10 बजे आपको ये अटेंड कर लेना है, लाइव क्लास है ना? और लाइव का देखिए अपना फ़ायदा होता है, जो भी डाउट्स वगैरह है वो वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि मैं ले रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं ले रहा हूँ, जावा मैंने एंड कर दिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने एंड कर दिया है। एमसीक्यूज की बात करें तो सी लैंग्वेज प्रतिदिन 9 बजे चल रहा है, जावा 8 बजे चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रतिदिन सुबह 7 बजे चल रहा है। तो इन सभी को आप अटेंड कीजिए स्टूडेंट, और अच्छे से तैयारी कीजिए और एक अच्छा रैंक लेकर आइए, रिजल्ट लेकर आइए। ये आईडीओ सेप्टम के कट ऑफ को क्लियर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।